हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर यानी चैप्टर 1 जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं, साथ ही साथ इससे संबंधित कुछ VPI ऑब्जेक्टिव यानी टोटल हम 30 VPI ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ लिखा गया, क्या लिखा गया है? आवेश की स्थिति। बता दें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो कोई भी मान लीजिए आवेशित वस्तु या कोई आवेश है, तो आवेश की स्थिति क्या हो सकती है? तो स्थिति मात्र दो टाइप में कोई एक टाइप हो सकती है, या तो कोई वस्तु स्थिर हो सकता है या गतिशील हो सकता है। तो गतिशील में भी दो कैटेगरी होती है, हो सकता है एक समान वेग से गतिशील हो या असमान वेग से गतिशील हो। असमान वेग से गतिशील माने क्या हो? त्वरित हो। तो यहाँ पर लिखा गया है आवेश की स्थिति, आवेश विराम में हो सकता है, एक समान वेग से गतिशील हो सकता है या त्वरित हो सकता है। ओके, तो यदि कोई आवेश स्थिर है यानी विराम में है, किसमें है? विराम में है, तो सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न नहीं करता है। यदि कोई आवेशित कण एक समान वेग से गतिशील हो जाए यानी स्थिर था, अब यदि गति करने लगे एक समान वेग से, तो उसमें विद्युत क्षेत्र तो है, साथ साथ क्या जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा। क्या जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा, परंतु विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं रहेगा। ओके, अब हम बात करते हैं त्वरित। तो त्वरित आवेश में क्या होता है? ये तीनों गुण आ जाते हैं। त्वरित आवेश में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, और दोनों क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? तरंग उत्पन्न होता है। उस तरंग हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या बताते हैं आपको? हालांकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ किसकी बात करेंगे? विराम आवेश यानी स्थिर आवेश के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि यदि कोई आवेश विराम में है, तो यहाँ पर लिखा गया स्थिर आवेश डैश उत्पन्न करते हैं। अभी सब डायग्राम को देखो, बताइए स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? तो हम जानते हैं स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र। यानी स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे, लिखा गया स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब एग्जाम में एक समान वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? तो एक समान वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी। तो इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से बोल सकते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोल सकते हैं? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लिखा गया है एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट लिखा गया त्वरित आवेश डैश उत्पन्न करते हैं। तो क्या उत्पन्न करते हैं? त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंग बोले या विद्युत चुंबकीय तरंग बोले, दोनों का मतलब क्या सेम होता है। तो यहाँ पर एक 3 लाइन मिली है, 3 लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड ये वाला बहुत बार एग्जाम पूछ चुका है कि एक समान वेग से गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो क्या होगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया यहाँ पर विद्युत आवेश, यानी पहला टॉपिक हमें किसके बारे में पढ़ना है? विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिखा गया आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ऋण आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब यहाँ लिखा गया आवेश की मात्रक। तो आवेश के बहुत से मात्रक होते हैं। जैसे क्या लिखा गया है? फेराइडे, कूलम। कूलम बोले या EMU बोले, दोनों एक ही मात्रक। ओके, तो यहाँ फेराइडे, यहाँ पे लिखा गया एब कूलम। क्या लिखा गया? एब कूलम। तो एब कूलम बोले EMU बोले, दोनों क्या है? एक ही मात्रक है। फिर लिखा कूलम। तो कूलम क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है, यहाँ पे लिखा गया है। फिर लिखा स्ट्रेट कूलम, ESU, फ्रैंकलिन, ये तीनों एक ही मात्रक होता है। तीनों क्या होता है? एक ही मात्रक होता है। तो ESU का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। और EMU का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये सभी क्या है? आवेश की मात्रक है। आपको बता दें, इन सभी में सबसे बड़ा मात्रक कौन है? फेराइडे। फेराइडे के बाद क्या है? एब कूलम। एब कूलम के बाद क्या है? कूलम। कूलम के बाद क्या है? ये सभी, यानी तीनों के तीनों सेम है। स्ट्रेट कूलम बोले, ESU बोले, फ्रैंकलिन बोले। अब यहाँ पर कुछ लिखा गया, क्या लिखा गया है? एक फेराइडे बराबर डैश। तो एक फेराइडे में कितना कूलम होता है? तो लगभग 96,500 कूलम होता है। हालांकि 96,500 से कम ही होता है, परंतु लगभग हम क्या लेते हैं? 96,500 कूलम लेते हैं लोग। अब बात करते हैं एक एब कूलम या एक EMU में कितना कूलम होता है? तो ये होता है 10 कूलम। कितना होता है? 10 कूलम। अब हम बात करते हैं एक स्ट्रेट कूलम। तो एक स्ट्रेट कूलम बोले या एक ESU बोले, एक फ्रैंकलिन बोले, तीनों का वैल्यू सेम होता है। इसका वैल्यू कितना आता है? तो इसका वैल्यू आता है 1/3 × 10⁹ कूलम। 1/3 × 10⁹ कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रिवर्स पूछा गया है, एक कूलम में कितना ESU। कभी कभी एग्जाम में इससे इधर भी पूछ देता है, जैसे एक कूलम में कितना ESU, तो कुछ नहीं करना, ये बटा में तो गुणा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁹ ESU। तो ऐसे भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक कूलम में कितना स्ट्रेट कूलम? 3 × 10⁹ स्ट्रेट कूलम। एक कूलम में कितना फ्रैंकलिन? 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन। इससे पूछा एक फ्रैंकलिन में कितना कूलम? 1/3 × 10⁹ कूलम। तो ये रहा आवेश और आवेश के मात्रा के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे लिखा गया विशिष्ट आवेश। क्या लिखा गया? विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश बोलते हैं। इसे इंग्लिश बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो क्या होता है? आवेश बटा द्रव्यमान। आवेश बटा द्रव्यमान। यदि किसी
वस्तु पर उपस्थित आवेश पता है, उसका द्रव्यमान पता है, तो हम विशिष्ट आवेश आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखिए इसकी बात की है एसआई मात्रा का, तो एसआई मात्रा का खुद से निकाल सकते हैं। कैसे? तो फॉर्मूला है विशिष्ट आवेश का आवेश बटा द्रव्यमान। आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है? कूलम, और द्रव्यमान का होता है केजी। तो कूलम पर केजी, इसे लिख सकते हैं कूलम पर केजी। इसको हमेशा भी लिख सकते हैं कूलम केजी की पावर -1 यानी कूलम केजी इनवर्स। अब बात करते हैं बीम सूत्र, तो बीम सूत्र निकालना था। आवेश का बीम सूत्र क्या होता है? एटी होता है, तो एटी। अब बटा में क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान की क्या होता है? एम, तो एम। अब एम बटा ऊपर है तो माइनस हो जाए, तो इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं एम के पावर -1, फिर एल, तो इसमें एल नहीं दिया, रख देते हैं टी, इसमें ए है तो ये आ गया बीमी सूत्र। ये क्या आ गया? बीमी सूत्र। तो आप ऐसे बीमी सूत्र क्या कर सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये लिखा गया इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश डैश होता है। अब तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो हालांकि रटने वाली चीज नहीं, आप इसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला क्या है? आवेश बटा द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 10 टू पावर -19 कूलम। अब बटा में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 10 टू पावर -31 केजी। ओके, और ये है कूलम, नीचे है केजी, यानी कूलम पर केजी। तो ये इसी को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा? -1.76 × 10 टू पावर 11 कूलम पर केजी। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश। तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है? तो जितना प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटॉन के द्रव्यमान से भाग करना पड़ेगा। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, बता दें आपको। तो हम इसमें क्या चाहिए? प्रोटॉन का आवेश चाहिए। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होगा? तो उतना ही होता है 1.6 10 टू पावर -19 कूलम, परंतु द्रव्यमान अलग होता है। द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 × 10 टू पावर -27 केजी। इसी को सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा आप यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। ओके, चलिए ये रहा प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, आप खुद सही से निकालेंगे। अब इसके आगे बात करते हैं प्रोटॉन। देखिए अगला पॉइंट लिखा गया प्रोटॉन और अल्फा कण के विशिष्ट आवेशों का अनुपात डैश होता है। ओके, तो जब भी अनुपात वाला सवाल आता है तो हम बढ़ देते हैं। आइए किसका बात किया? प्रोटॉन का, तो ऊपर लेंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या चाहिए? प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो जिसका विशिष्ट आवेश निकालना उसको ऊपर लेते हैं आवेश। तो क्या लेंगे? प्रोटॉन का आवेश। तो एक प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश का बराबर होता है, और उसको हम लोग ई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश -e और प्रोटॉन का आवेश +e। तो ये है प्रोटॉन का आवेश, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6 10 टू पावर -19 यानी 19 कूलम, 10 टू पावर -19 कूलम। ई बटा मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ क्या लेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन। तो ऊपर वाला टर्म क्या गया? प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश आ गया। बटा में क्या लेना है? अल्फा कोण। तो अल्फा कोण क्या होता है जानेंगे, तब याद कर लेंगे। अल्फा कोण क्या होता है? तो जब भी किसी हीलियम परमाणु से 2 को इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो क्या बनता है? He2+ बनता है। इसी He2+ को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कोण बोलते हैं। परमाणु संख्या होता है 2, द्रव्यमान संख्या होता है 4। तो पूछा जाए अल्फा कोण क्या होता है, तो आप बोलेंगे He2+। ये क्या होता है? ये अल्फा कोण होता है। ठीक है, अब आप बताइए अल्फा कोण का हमें क्या चाहिए? ऊपर आवेश चाहिए। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन निकला है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलने से कितना आवेश आएगा? 2 ही आवेश आएगा। 2 ही आ गया। 3 निकलता है 3 है, 5 इलेक्ट्रॉन निकलता तो क्या होता है? 5 ई आता है। बट यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकला है। अब बटा में अल्फा कोण का द्रव्यमान। अब यहाँ पर जो अल्फा कोण है हीलियम है, तो हीलियम का द्रव्यमान हाइड्रोजन की तुलना में कितना गुना है? ऊपर 4 है तो 4 गुना है। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसी को सॉल्व करना है, बताइए क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ये वाला कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन कैंसिल। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या है? 1 और नीचे कितना है? 2/4 यानी कितना आएगा? 1/2 आएगा। अब नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 2/1। 2/1 का मतलब क्या हुआ? 2:1। तो यहाँ क्या फिल कर देंगे? 2:1। इसका माने क्या हुआ? प्रोटॉन और अल्फा कोण के विशिष्ट आवेशों का अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है। चलिए, तो ये रहा विशिष्ट आवेश के बारे में। अब चलते हैं अगला पेज पे। देखिए अगला पेज दिया है आवेश के मौलिक गुण। आवेश के मौलिक गुण, आवेश के मेनली 3 मौलिक गुण होते हैं। कौन कौन? क्वांटमीकरण, योग्यता, संरक्षण। क्वांटमीकरण, योग्यता, संरक्षण। तो यहाँ 1 नंबर लिखा गया है आवेश क्वांटमकृत होते हैं, अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश ई का पूर्णांक गुणज होता है। ई का पूर्णांक गुणज होता है। तो यहाँ पे ई क्या है? तो ई क्या है? आवेश का सबसे छोटा क्वांटम है। आप ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को उपस्थित आवेश की मात्रा है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन को उपस्थित आवेश की मात्रा कितना होता है? 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम। उसी को हम लोग बोलते हैं। यहाँ लिखा गया Q बराबर N। तो जहाँ Q क्या है? वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश से। N क्या है? तो N होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है आपको पता है? प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो 0 +-1 +-2 +-3 ऐसा कुछ भी होगा। ठीक है, परंतु पूर्ण संख्या ही होगा। ई क्या है? तो आवेश का मूल क्वांटम है। मूल क्वांटम माने क्या हुआ? सबसे छोटा आवेश का मान कितना होता है? 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम। अब इसका माने क्या होगा? किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश या तो इतना होगा, नहीं तो इसका 2 गुना होगा, नहीं तो 3 गुना, नहीं तो 4 गुना, नहीं तो 5 गुना। ऐसा नहीं कि इसका 1.5 गुना होगा। 1.5 गुना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से इन वस्तु आवेशित होते हैं।
तो मान लीजिए या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं तो दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, कभी 1.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए ये इसका क्वांटम क्रिएट होता है। ओके, तो ये रहा पहला गुण। अब सेकेंड बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है आवेश योगशील होते हैं। थर्ड लिखा है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आवेश के मौलिक गुण। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखा गया कूलम का नियम। क्या लिखा गया है? कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इसका माने क्या होगा? ये क्या है? दो आवेश Q1 Q2 क्या है? दो आवेश है, दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है? R। ये R क्या है? दोनों आवेश के बीच की दूरी है। तो जब दो आवेश दिया हो, दोनों आवेश के बीच की दूरी दिया हो, तो उनके बीच कार्यरत हम बल F निकाल सकते हैं। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यमों के लिए K, यहाँ पर जो K एक स्थिरांक है, नियतांक है, K का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, यानी K का मान माध्यम पर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ लिखा गया निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पावर -2। हालांकि यहाँ जो मात्रक लिखेगा ना, मात्रक आप इस मात्रक को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? K का मात्रक निकालना है तो F का होता है न्यूटन, ये बट्टा में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर गुणा में इधर बट्टा में जाएगा, बट्टा में आ गया कूलम पावर -2। ओके, चलिए अब यहाँ पर लिखा गया K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका वैल्यू कितना होता है? 8.85 × 10⁻−12। अब मात्रक अब इसके उल्टा कर देंगे तो मात्रक निकल जाएगा, यानी इसका भी उत्क्रम कर देंगे तो मात्रक निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सर हमको सिर्फ K का मान याद है, कैसे निकाल सकते हैं? तो आप इसको सॉल्व करके एप्सिलॉन नॉट का मान निकाल सकते हैं, बट इतना तो याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये रहा निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पर लिखा गया है निर्वात में स्थित आवेशों के लिए बल का फॉर्मूला क्या होगा? तो निर्वात के है, तो निर्वात के लिए हम क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब नेक्स्ट है किसी अन्य माध्यम में स्थित आवेशों के लिए क्या होता है? बताते वो कोई भी माध्यम हो ना, तो कुछ नहीं करना है, 1/4 पाई। जब निर्वात था तो यहाँ पर निर्वात की विद्युतशीलता लिए हैं, कोई माध्यम है तो उस माध्यम का विद्युतशीलता लिए, तो एप्सिलॉन m बनेगा मीडियम। तो जिस मीडियम में रखेंगे आवेश को, उसी मीडियम का विद्युतशीलता लेंगे, और ये तो वही रहेगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। बट समस्या क्या है पता है? जनरली किसी माध्यम का विद्युतशीलता नहीं दिया रहता है, उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता दिया रहता है। जिस तरह आप लोग पढ़े होंगे लोग ऑप्टिक्स में कि माध्यम का अपवर्तनांक दिया रहता है, माध्यम में प्रकाश से चाल नहीं दिया रहता है, और आप उसकी मदद से माध्यम में प्रकाश से चाल आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह किसी माध्यम को विद्युतशीलता नहीं दिया रहता, उसका आपेक्षिक अपवर्तनांक दिया रहता है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक तो आपको पता है कितना होता है वैल्यू, यहाँ लिखा गया है 9 × 10⁻9। बस कुछ नहीं करना, अन्य जब भी कोई माध्यम होता है जहाँ एप्सिलॉन नॉट है ना, इसमें हम एप्सिलॉन R से गुणा कराते हैं। क्या किसे गुणा कराते हैं? एप्सिलॉन R से गुणा कराते हैं, और बाकी वही रहता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन नहीं आता है कि इसमें ये वाला टर्म क्या है, कौन सा टर्म? एप्सिलॉन R क्या है? तो एप्सिलॉन R को हम लोग बोलते हैं माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ एप्सिलॉन R क्या है? तो एप्सिलॉन R है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसको भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो दो आवेशों को निर्वात में कुछ दूरी पर रखते हैं तो उसमें कुछ बल लगेगा, उन्हीं दो आवेश को उतना ही दूरी पर किसी यदि अन्य माध्यम में रखे तभी कुछ बल लगेगा। तो निर्वात में रखने पर लगा बल और माध्यम में रखने पर लगा बल, इन दोनों बल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। इसका माने क्या हुआ? लिख सकते हैं निर्वात में रखने पर लगा बल यानी F निर्वात, बटा माध्यम में रखने पर लगा बोलते हैं F माध्यम। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा देखिए ध्यान से। तो अब बताइए निर्वात में रखने पर कितना बल काम करेगा? देखिए तो फॉर्मूला क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और माध्यम में रखे क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई ये एप्सिलॉन m ऊपर आएगा, चलिए देखिए एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो यही आ गया किसका मान? एप्सिलॉन R का मान कितना आ गया? एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। अब आप इसको देख के बताइए इस एप्सिलॉन m को बदले क्या लिख सकते हैं? इस एप्सिलॉन m को बदले क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एप्सिलॉन m को बदले क्या है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। तब इसे याद कर लें, निर्वात रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट, जब भी कोई अन्य माध्यम आया तो कुछ नहीं करना है, उसमें एप्सिलॉन R से गुणा कराना है। एप्सिलॉन R क्या है? तो एप्सिलॉन R है माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। यहाँ लिखते हैं एप्सिलॉन R क्या है? माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। ओके, इसमें दो पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं लोग। निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता कितना होती है? तो निर्वात का होता है 1, क्योंकि जब निर्वात रहते हैं यहाँ पर मान 1 रखेंगे तो ना सिर्फ इतना बचेगा, इतना। ओके, और एक और टर्म होता है धातुओं के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है?
उसके लिए होती है अनंत। तो अनंत क्यों होती है? तो बता दें, जब भी दो आवेश के बीच कोई धातु ला देंगे धातु, तो धातु पर क्या होगा, आवेश चलने लगेगा, तो उसके बीच जो बॉल लगा रहता है ना, बॉल का मान 0 हो जाएगा। तो अब सोचिए एफ का मान 0 करना है, तो ये 0 कब होगा? जब इसका मान इनफाइनाइट हो जाए, यानी एप्सिलॉन आर का मान क्या हो जाए, अनंत हो जाए, तब नहीं 0 होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, निर्वात की अपेक्षिक विद्युत कितनी होती है? 1 होती है। धातु की अपेक्षिक विद्युत कितनी होती है? अनंत होती है। ओके, यानी धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? अनंत होता है। ओके, चलिए, तो ये रहा कूलम का नियम, और इस साथ साथ ये भी पढ़ लिए लोग अपेक्षिक विद्युत के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे दिया विद्युत क्षेत्र तीव्रता। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या एक सदिश राशि, इसलिए उसके ऊपर वेक्टर दिए हैं ई। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बटा क्यू। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एकांक धनावेश पर कार्यरत विद्युत बल को क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं। अब ये लिखा गया एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक तो रटना ही नहीं है, आपको निकालने आना चाहिए। कैसे निकालेंगे? ऊपर है बॉल, बॉल कैसे मतलब न्यूटन, नीचे कूलम, तो इसलिए लिख सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स। चलिए इसका एक और मात्रक होता है, बहुत फेमस मात्रक, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, हालांकि वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जब इसका ये पार्ट 1 है ना, जब हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे लोग पार्ट 2, तो पार्ट 2 में आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर। अब बताइए इस फॉर्मूला से निकाले तो भी माने क्या है? विभवांतर है। विभवांतर का ऐसा ही मतलब क्या होता है? भी होता है, भी यानी वोल्ट होता है। अब बटा में आर है दूरी, दूरी का होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर लिख सकते हैं। इसका माने क्या? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का एक और मात्रक है, क्या है? वोल्ट पर मीटर। क्या है? वोल्ट पर मीटर। तब ध्यान देंगे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन कूलम इनवर्स भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। अब बात करते हैं बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे? तो बॉल का बीमीय सूत्र पता है क्या होता है? mlt-2 बटा आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? at, तो at लिख दिए। अब उसको सॉल्व कर दे कितना आई, तो m एक बार है तो एक बार लिख लिया, पूरा सिस्टम a लिखे बार तो एक बार लिख लिया, t यहाँ पर 1 ऊपर है तो माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 -3 यहाँ हो जाएगा a के पावर माइनस, ये क्या ये आ गया इसका बीमीय सूत्र। तो ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा गया q आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब कोई आवेश है तो आवेश धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। तो यहाँ के आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक आवेशित वस्तु है, ये क्या है? धनावेशित है, और यहाँ पर ऋणावेशित है। अब इस हमको r दूरी पर निकालना है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी हमको इस पॉइंट पर निकालना है। तो जिस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालना है, तो यदि धनावेशित वस्तु है तो तीव्रता बाहर की ओर होगा। क्या होगा? ठीक बाहर की ओर होगा। ये वाला क्या गया? वेक्टर ई आ गया। ये क्या आ गया? वेक्टर ई आ गया। अभी देखिए ऋणावेशित वस्तु है ना, तो इसमें वस्तु की ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी वेक्टर ई होगा। ये प्लस माइनस का काम क्या है? खाली डायरेक्शन बताना। यदि प्लस है तो बाहर की ओर होगा, माइनस है तो क्या होगा? वस्तु की रेंज अंदर की ओर होगा। ओके, परंतु इसका वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा गया, नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? तो ई का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। क्या होता है? क्यू बटा आर स्क्वायर। ये क्या है? ये वाला है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला। क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण कितना होता है? इतना होता है। ओके, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, परिमाण इतना ही होता है। प्लस माइनस का काम क्या है? खाली दिशा बताना। इसमें हम माइनस नहीं लिखेंगे। ओके, अब ये क्या आ गया? ये निर्वात वाला गया। जब आवेश निर्वात में हो, मान ये किसी माध्यम में आ गया, तो इस बात को दिमाग में उठा लीजिए, जब भी किसी माध्यम में आएगा तो कुछ नहीं करना है, जहां जहां एप्सिलॉन नोड है वही उसके बगल में हम लिख देंगे एप्सिलॉन आर। लिख देंगे एप्सिलॉन आर, अब बाकी सब सही है, क्यू बटा आर स्क्वायर, सिंपल। ओके, तो किसी अन्य माध्यम के लिए आए या निर्वात के लिए आए, दोनों के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखा गया आवेश घनत्व। तो आवेश घनत्व मेनली 3 टाइप का हमने पढ़ना है, रेखिक आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व क्या होता है? तो किसी तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। उसी तरह पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो किसी पदार्थ के पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। उसी तरह आयतन आवेश घनत्व, तो किसी पदार्थ के एकांक आयतन उपस्थित आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखिक आवेश घनत्व को लैम्डा से सूचित किया जाता है। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? क्यू बटा एल। अब देखिए क्यू क्या है? आवेश है, एल क्या है? लंबाई है, और लैम्डा क्या है? तो यहाँ लिखा गया रेखिक आवेश घनत्व। अब यहाँ लिखा गया एसआई मात्रक। क्या लिखा गया? एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक निकालना है, तो ऊपर है क्यू, क्यू का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, तो कूलम बटा में लंबाई, लंबाई की एसआई मात्रक मीटर, तो बटा में ऊपर है तो क्या हो जाए? -1, यानी कूलम मीटर का पावर -1। अब फिर यहाँ पर इसका एसआई मात्रक लिखे, देखिए तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा, यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटा भी। तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? ऊपर का एसआई मात्रक कूलम और नीचे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा? मीटर का पावर -2। यहाँ पर नीचे होगा मीटर स्क्वायर, ऊपर रहते क्या हो जाएगा? मीटर का पावर -2 हो जाएगा। उसी तरह इसका निकाला क्या आएगा? कूलम मीटर का पावर -3। अब बात करते हैं बीमीय सूत्र। तो ऊपर है कूलम, कूलम के लिए क्या होता है? बीमीय सूत्र एटी होता है। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है? एटी। ये कहाँ से निकालते हैं? तो पढ़े हुए आपको फॉर्मूला आई बराबर क्यू बटा टी। हमें आवेश यानी क्यू का निकालना है, तो क्यू का क्या होगा? आई इंटू टी होगा। आई क्या होता है? ए, और टी क्या होता है? टी, तो ए टी होगी। तो आ गया आवेश का बीमीय सूत्र। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है?
ए इंटू टी होता है, तो ए इंटू टी, अब बटा में एल है तो ऊपर एल के पावर -1 हो जाएगा, ए टी एल के पावर -1 से इसको आप लिख सकते हैं एल -1 टी ए, इसमें आगे पीछे लिखा जा सकता है। ओके, इसे क्या होगा बताइए तो, ए टी एल -2, इसे क्या होगा ए टी एल -3, क्योंकि आयतन क्या होता है मीटर क्यूब होता है, तो मीटर के बदले लंबाई आएगा, लंबाई यानी एल क्यूब होगा। ठीक है, तो ये रहा घनत्व के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला लिखा गया टॉपिक विद्युत फ्लक्स, क्या लिखा गया विद्युत फ्लक्स, इसे क्या लिखते हैं लोग फाई, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है ई डॉट एस, जहाँ ई क्या है विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, एस क्या है क्षेत्रफल सदिश है, क्या है क्षेत्रफल सदिश है, इसका फॉर्मूला क्या है ई एस कोस थीटा, थीटा क्या है तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। अब यहाँ लिखा गया डी फाई, तो डी फाई माने क्या होगा कम फ्लक्स, तो जब क्षेत्रफल कम तो फ्लक्स कम, क्षेत्रफल ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, तो ये डी एस माने क्या होगा क्षेत्रफल को हमने कम कर दिया तो फ्लक्स में क्या हो गया कम हो गया, तो डी फाई का फॉर्मूला क्या होगा ई डॉट डी एस, ई डी एस कोस थीटा। अब कौन क्या आपको पता है, अब हम बात करते हैं SI मात्रक, तो इसका भी आप SI मात्रक निकाल सकते हैं, कैसे तो फाई का फॉर्मूला है ई इंटू एस, तो ई का SI मात्रक क्या होता है अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम इंटू एस, एस माने क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम के पावर माइनस, ये क्या आ गया, ये आ गया इसका SI मात्रक, किसका SI मात्रक विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक। अब बीम सूत्र की बात करें तब बीम सूत्र भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो आपकी दोनों का बीम सूत्र याद हो जाता है, ई का बीम सूत्र क्या है, तो ई का बीम सूत्र नहीं पता आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे न्यूटन का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, न्यूटन का मतलब एम, एक मिनट सही है, न्यूटन का मतलब क्या लिखते हैं लोग एम एल टी -2, ओके, यह मीटर स्क्वायर है तो यानी यहाँ हो जाएगा, यहाँ पहले से एल था एल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा एल क्यू, क्या हो जाएगा एल क्यू, फिर देखिए इस न्यूटन में पहले से एल था, अब मीटर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर है तो एल क्यू हो जाएगा, ये कूलम का पावर -1, कूलम माने क्या होगा ए, ए के पावर -1 टी के पावर -1 होता है ना कूलम का एटी। अब इसको सिंप्लीफाई करते क्या मिलेंगे तो एम एल क्यू टी के पावर -2 टी के पावर -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टी के पावर -3 और ए के पावर -1, ये आ गया इसका बीम सूत्र। चलो अब देखिए अब अगला लिखा गया गाउस का नियम, तो गाउस का नियम क्या होता है, तो गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मान क्या हुआ, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, कैसा वो पृष्ठ हो सकता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है, उस पृष्ठ के आकार से कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर कुल आवेश से मतलब है, मान लीजिए इसके अंदर क्यू आवेश है, जिसे गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा फाई इक्वल टू Q/ε0 होगा। मान लीजिए इसके बाहर कोई आवेश रखा गया तो बाहर के आवेश से कोई मतलब नहीं, इसे कोई मतलब नहीं है, हमको अंदर के कुल आवेश से मतलब है। ओके, ये रहा गाउस के नियम, ये क्या रहा गाउस के नियम। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ गाउस के नियम का अनुप्रयोग देखते हैं। तो लिखा गया गाउस के नियम का अनुप्रयोग, तो पहला अनुप्रयोग क्या लिखा गया है, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब देखिए एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, तो उस तीव्रता का फॉर्मूला था ई बराबर, चलिए तीव्रता का फॉर्मूला ई बराबर क्या होता है, ई इक्वल टू होता है लैम्डा बाई 2πε0 r, लैम्डा बाई 2πε0 r। चलिए फिर देखिए ई बराबर लिख सकते हैं हम लोग लैम्डा बाई 2πε0 r, जहाँ लैम्डा क्या है तार का रेखिक आवेश घनत्व है, ई क्या है उस तार से यहाँ आर क्या है दूरी है, तो तार से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। अब देखिए जब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आपको पता है 1/4πε0 का मान याद रहता है, इसको हम लोग बनाते हैं 1/4πε0। अब यहाँ 4 के यहाँ 2 साथ कैसे हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाई आर, तो न्यूमेरिकल बनाने समय इसको हम ऐसे चेंज करके आसानी से बना सकते हैं। ओके, चलो अब यहाँ लिखा गया एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है, ये होता है ई बराबर सिग्मा बाई 2ε0, जहाँ सिग्मा क्या है, तो सिग्मा है उस अनंत समतल जो चादर है ना, उस चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं अगला, तो लिखा गया एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब ये कोई एक समान आवेशित गोला है, इसका मान लीजिए आवेश क्यू है, इसका आवेश कितना है क्यू है, तो एक समान आवेशित खोखला गोला त्रिज्या कितना दिया है आर, आवेश कितना दिया है क्यू दिया। अब इस गोला अगर हमको निकालना विद्युत क्षेत्र तीव्रता, 3 स्थिति बनता है, स्थिति कौन सा, एक गोला के बाहर, एक गोला के सतह पर, एक गोला के अंदर। तो लिखा गया गोले के बाहर, तो गोला के बाहर बन के जो दूरी दी है ना, दूरी जब बाहर रहे तो क्या होगा, इसे त्रिज्या से बड़ा ही नहीं होता है, लिखा गया दूरी का जो मान है त्रिज्या से क्या है गोला के बड़ा है, लिखा गया गोला की सतह पर, सतह पर क्या होगा आर का मान इस आर के बराबर होगा, लिखा गया गोला के अंदर, इस गोला के अंदर आने पे क्या होगा, ये जो स्मॉल आर का मान है ना, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ओके,
तो बताइए गोला के बाहर क्या होगा, तो गोला के बाहर इस बिंदु पर निकलना है ना, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला जस्ट लाइक बिंदु आवेश से r दूरी पर जो होता है ना वैसा ही सेम टू सेम होता है। तो यहाँ E का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर E का होगा 1/4πε0। इसका कुल आवेश कितना है q, अब बटा दूरी कितना है स्मॉल r, स्मॉल r के साथ। अब जैसे ही सतह पाएंगे तो स्मॉल r को किसे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल R से, तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 क्यू बटा कैपिटल आर के स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, गोला का त्रिज्या है, और ये वाला मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ये वाला मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, अब जैसे ही सतह के अंदर आएंगे तो जीरो, क्या हो जाएगा जीरो। तो ये रख लेंगे, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार एग्जाम पूछा चुका है कि एक समान आवेशित खोखला, ऐसा सीधे आ गया, कोई आवेशित खोखला गोला है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, तो जीरो होगा। तो ई का मान कितना होगा, जीरो। सिंपल। तो ये रहा गाउस का नियम और उसका अनुप्रयोग। तो इस तरह करके हम लोग पूरा शॉर्ट नोट्स देख लिए लोग। आपको पता ही होगा कि इसमें हम अभी विद्युत द्विध्रुव का बात नहीं किए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का बात नहीं किए, वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए अभी तक जितना हम लोग शॉर्ट नोट्स देखे हैं लोग, अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, किसी धनावेशित वस्तु में होती है, और धनावेशित वस्तु में क्या होता है, तो ऑप्शन ए दिया इलेक्ट्रॉन की अधिकता। गलत, इलेक्ट्रॉन अधिक होने से क्या होता है, पदार्थ ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 सही। कौन सही है, 20 सही, कि इलेक्ट्रॉन की कमी से वस्तु क्या होती है, धनावेशित होती है। ये लिखा है 2 कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है। अब बताइए 1 कूलम आवेश की रचना करने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, तो वो होता है 6.25 × 10⁸। 1 कूलम आवेश की रचना करने वाली इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁸। अब यहाँ बोला 2 कूलम आवेश, तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ 2 कूलम आवेश हो गया तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 गुणे 6.25 × 10⁸। इसको सॉल्व करेंगे कितना है, 5 × 10, 2 × 4 = 5, 6 × 12, यानी 12.5 × 10⁸। अब इसको वैज्ञानिक संकेत में लाते क्या आएगा, 1.25 × 10⁻⁹। तो ये कहीं ऑप्शन में दिया जाएगी, 1.25 10⁻⁹ यानी ऑप्शन नंबर बी। तो बीटी करेंगे, क्या करेंगे, बीटी करेंगे। इसको बनाने का एक और तरीका था, कौन तरीका था, 2 कूलम आवेश यानी क्यू का मान दिया है 2 कूलम, कितने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, यानी आपसे एन पूछा है, क्या पूछा है, एन पूछा है। तो क्यू का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े लो, एन ई। अब क्यू का मान दिया, आपको ई का मान याद है, अब यहाँ से एन आसानी से निकाल सकते हैं। ओके चलिए चलते वाला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 
को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू रखा है। ध्यान दीजिए, दो आवेश क्यू, एक एक यहाँ पर आवेश क्यू है और एक यहाँ पर आवेश क्यू है। इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु यहाँ पर एक स्मॉल क्यू रखा गया। ठीक है, तो बोल रहा है आवेशों के इस निकाय के संतुलन के लिए इस स्मॉल क्यू का मान क्या होगा। अब देखिए, ये जो आवेश का निकाय है ना, निकाय, ये पूरा संतुलन में रहे। संतुलन में क्या होगा, प्रत्येक आवेश पर कार्यरत कुल विद्युत बल का मान शून्य हो, तभी ना बोलेंगे संतुलन में। तो इस पर कुल बल शून्य होगा, इस पर शून्य, इस पर तो शून्य होगा। बताइए, जो हम लोग ये स्मॉल क्यू रखे हैं, ये आवेश का मान कुछ भी हो, इस पर कुल बल कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, तो प्लस क्यू इधर लगाएगा बल, ये इधर लगाएगा, और दोनों बल का मान बराबर होता है, क्या जीरो होगा। अब पूरा सिस्टम ही संतुलन में रहे, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, इस पर कार्यरत बल शून्य। क्या होना चाहिए, शून्य। अब सोचिए इस पर कार्यरत बल शून्य कब होगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये पता जितना दूरी है, तो इस दूरी को मानते हैं स्मॉल आर, भी क्या होगा, स्मॉल आर होगा, कि जो मध्य बिंदु पर है तो ही ना होगा। अब देखिए, इस पर कार्यरत बल क्या होगा, इसी कारण किधर बल काम करेगा, प्लस, ये भी प्लस है, तो इधर इसमें लगा दो आवेश। अब ये ऋणात्मक तो भी ऋणात्मक होगा, तो जब ये दोनों सजातीय आवेश है तो इसका प्रतिकर्षण इधर बल, किधर बल है, इधर बल है। तो इसके कारण इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो एक के कारण किधर बल है, इधर है, ये आ गया ए पे, क्या आ गया ए पे। अब आप सोचिए, ये जो आवेश है क्या होना चाहिए, यदि ये वाला आवेश धनावेशित हुआ, धनावेशित, तो ये भी क्या करेगा, धक्का देगा। तो बताइए, एक ही वस्तु पर एक ही दिशा में दो बल लगे देगा, उसमें कुल बल जीरो होगा, कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ये आवेश रखे हैं ना, ये आवेश, ये क्या होना चाहिए, इस आवेश का विपरीत होना चाहिए। तो जब ये आवेश धनावेशित है तो यहाँ पे क्या लेंगे, ऋण आवेशित लेंगे, यानी अब होना चाहिए माइनस क्यू। क्या होना चाहिए, माइनस क्यू। तो यहाँ लिखा गया है इस क्यू का मान क्या होता है, ये तो कंफर्म हो जाएगा, क्यू का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि जब ये ऋणात्मक होगा ना, तभी नहीं इधर बल लगेगा, इधर माइनस में प्लस में, तो माइनस प्लस क्या करता है, खींचता है, यानी इधर इधर बल लगेगा। तो ये आ गया एफ बी, क्या आ गया, एफ बी। अब यदि ये दोनों बल बराबर हो जाए तो ये संतुलन में आ जाएगा, किसमें जाएगा, संतुलन में आ जाएगा। तो इतना कम होगा, क्यू का मान माइनस में होगा, तो क्या ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं होगा। यानी अब ये दो में कौन होगा, कौन सा है, सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों बल को बराबर कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं, देखिए तो इस तरह एफ बी बराबर एफ। इस एफ बी का फॉर्मूला क्या होगा, एफ बी माने क्या हुआ,
बी के कारण बल, यानी इस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बीच का बल निकालना। तो बोला फॉर्मूला क्या होता है, के स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटा दूरी कितना है, दूरी स्मॉल आर, लिख देंगे स्मॉल आर का स्क्वायर, सिंपल। अब एफ ए यानी इसके कारण यहाँ पर बल निकालना है, तो बताइए बल के लिए पूरा दूरी चाहिए नहीं चाहिए, तो दूरी कितना होगा, 2r होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, के कैपिटल क्यू फिर यहाँ भी कैपिटल क्यू अब बटा दूरी स्क्वायर, तो दूरी कितना होगा पूरा 2r, तो लिख देंगे 2r का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा। किसका मान निकालना है, स्मॉल क्यू का मान, के से के कैंसिल, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, ओके चलो कोई कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ कितना है क्यू, एक काम करते स्मॉल आर स्क्वायर को इधर भेज दे, तो यहाँ कितना है, पहले से क्यू है, ये आर स्क्वायर आ जाएगा। अब बटा में कितना है, 2 का स्क्वायर 4 आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल कितना है क्यू बटा 4, और ये वाला किसमें था माइनस में, तो कितने हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस क्यू बटा 4 कहाँ पे, ऑप्शन ए तो 80 कर। ओके ये सवाल जेईई मेंस में भी आ चुका है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया परावैधुता यानी एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र क्या होगा, इसको आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला याद होना चाहिए जिसमें एप्सिलॉन नॉट हो और बाकी सब का विमीय सूत्र को आसानी से पता। चलिए मान लीजिए हम लोग अभी क्या फॉर्मूला पढ़े चलो, तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हमको इसका विमीय सूत्र चाहिए, तो इसको इधर कर दें, तो एप्सिलॉन नॉट इधर, यहाँ पे क्या जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए Q का विमीय सूत्र क्या होता है, 80 होता है, इसका भी क्या होगा 80, तो 80 ए स्क्वायर टी स्क्वायर लिख दे। अब बटा में 4 पाई का तो विमीय सूत्र होता नहीं है, खत्म। ए का क्या होता है MLT-2, आर है तो आर क्या होता है एल, तो एल स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हल करें तो आंसर आ जाए। तो बताइए पूरा सिस्टम में एम कोई है, तो यहाँ पर तो एम का पावर आएगा -1, देखिए ऑप्शन में एम के पावर -1 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, यानी 2 ऑप्शन है, खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पूरा सिस्टम देखिए एल है, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 और 1 3, ऊपर है तो एल का पावर -3, तो एल पावर -3 कहाँ पर, यहाँ पर -2 दिया था, ऑप्शन नंबर बी है, तो बीटी कर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट सॉल्व कर लेते हैं लोग। टी के पावर कितना है, माइनस ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, तो 2 कितना हो जाएगा 4, तो टी के पावर 4 और यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, देखो दिया है ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो बीटी। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्सिलॉन नोड का मात्रक क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा एप्सिलॉन नोड का मात्रक। अब एप्सिलॉन नोड का मात्रक तो हम लोग निकाले चलो, लेकिन न्यूटन के टर्म में था। अब बट इस ऑप्शन में क्या दिया, न्यूटन पर मीटर दिए, तो होगा नहीं, अभी आप पल देखे थे। अब यहाँ एफ क्या है, एफ फेराइड है, क्या है फेराइड है, ये किसका मात्रक है, तो ये मात्रक है धारिता, किसका मात्रक है धारिता का। तो हालांकि आप लोग को जो पार्ट 2 बताने वाला है, पार्ट 2, तो इसके पार्ट 2 में बताएंगे इसके बारे में कि किसी धारिता का सही मात्रक क्या होता है, एक होता है, ठीक है। तो धारिता का फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग को, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ओके अब इसका सही मात्रक क्या होगा, हमको निकालना किसका, इसका सही मात्रक निकालना है एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन एक साइड रखते हैं, अब बाकी सब एक साइड करते हैं, तो सी डी बटा ए। ओके अब सी का सही मात्रक क्या होगा एफ, डी माने दूरी, दूरी का सही मात्रक क्या था मीटर, क्षेत्रफल का सही मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मीटर से स्क्वायर गया कितना गया यहाँ पर एफ मीटर का पावर -1, एफ मीटर पावर -1 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी करेंगे, क्या करेंगे बीटी करेंगे। ओके यहाँ एफ क्या है, तो ये धारिता का सही मात्रक, जो समांतर कोई भी संधारित्र हो तो संधारित्र के पास धारिता होता है, धारिता का सही मात्रक। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर, मुक्त आकाश की परावैधुता होती है, यानी परमिटिविटी मतलब क्या हुआ, उसका विद्युतशीलता, सिंपल सी बात है। तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता कितनी होती है 8.85 × 10⁻12, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी का सिटी। ओके और अभी मात्रक मिला था फ्राइडे मीटर इनवर्स। चलिए यहाँ दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, का मान क्या होता है, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं 9 × 10⁻9। अब देखिए 9 × 12 है खत्म, -12 खत्म, या -9 खत्म, ऑप्शन नंबर सी तो सिटी करें। और ध्यान दें कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ पर 9 × 10⁻9 दिया है ना, फिर किसी एक और ऑप्शन में यही लिख देगा, खाली मात्रक चेंज कर देगा, तो इसलिए पूरा ऑप्शन पढ़ के ध्यान से देख के तब ऑप्शन टिक करना है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान। अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु इसको आवेशित करना है, तो आवेशित करने के 2 उपाय है, या तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन आए, यदि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा धनावेशित होगा, तो धनावेशित होने पर द्रव्यमान घटता है, द्रव्यमान क्या होता है घटता है। एकदम इसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा द्रव्यमान बढ़ेगा, ऋणावेशित होगा तो द्रव्यमान बढ़ेगा। अब इसमें धनावेशित की बात क्या है, क्या धनावेशित बोलता है तो द्रव्यमान बढ़ता, ऋणावेशित बोलता है तो द्रव्यमान बढ़ता, परंतु इसमें आवेशित की बात क्या है, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया, बढ़ या घट सकता है, बढ़ या घट सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं, यानी कौन सा आवेश एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके चेक करते हैं। तो सिंपल सी बात हम लोग पता चला आवेश क्वांटम कृत होता है, तो इसमें जो आवेश क्वांटम कृत नहीं होगा वो अस्तित्व में नहीं होगा। तो कैसे चेक करेंगे, तो पढ़े थे Q = NE,
तो एन का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू बटा ई। अब ये जो एन आना चाहिए, एन एन क्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या आना चाहिए, पूर्णांक संख्या। देखिए ऑप्शन ए में क्यू कितना दिया है, 3.2 10 टू पावर -19। अब बटा में ई का मान होता है 1.6 10 टू पावर -19। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2। तो 2 माने क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश है। ये तो संभव है, हमको देखना है कौन संभव नहीं। ऑप्शन बी चेक करते हैं, तो कैसे भाग करना है, 1.6 तो 16 चुका 64, ये भी कट जाएगा, 4 से आ जाएगा। ये कटेगा, देखिए तो नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, तो 1.6 से भाग करेंगे, ठीक है, 24/16 ये परफेक्टली कटेगा, नहीं कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, चलिए अगला ऑप्शन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, परावैधुता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब क्या दिया है, परावैधुता यानी एप्सिलॉन नोड का एसआई मात्रक। तो फॉर्मूला क्या पढ़े लो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मात्रक निकालना है, एप्सिलॉन नोड यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/f Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका क्या होगा, कूलम स्क्वायर, बटा में होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2 कूलम स्क्वायर। किस ऑप्शन में देखिए, तो कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए टिक करेंगे। क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, दो बिंदु आवेश +3 माइक्रो कूलम और +4 माइक्रो कूलम एक दूसरे से कितना न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, 10 न्यूटन बल से। यदि प्रत्येक पर इतना कूलम का अतिरिक्त आवेश दे दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे कैसे बनेगा। अब ये सवाल क्या दिया, सवाल समझिए। सवाल दिया है, एक आवेश दिया है +3 माइक्रो कूलम, दूसरा आवेश दिया है +4 माइक्रो कूलम। ओके, अब इनके बीच बल कितना लग रहा है, बल लग रहा है 10 न्यूटन। ये इधर था, चलिए इस केस में कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन, सिंपल सी बात है। अब अगला सिचुएशन ये दिया है कि इसको भी हम दे दें -6 माइक्रो कूलम। अब सोचिए, जब इसको -6 माइक्रो कूलम देंगे तो इसका कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो -6 + 3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -3 माइक्रो कूलम। ओके, इस पर हम -6 देते हैं, -6 + 4 कितना आएगा, -2 माइक्रो कूलम। कितना आएगा, -2 माइक्रो कूलम। ओके, चलिए यही ना है, ओके डन। अब इसमें कितना बल लगेगा, वो बल निकालना है। तो यहाँ का बल निकालना है ना, बल, तो यहाँ का बल निकालना सिंपल से फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2। तो क्यू कितना है, 3 × 10 के पावर -6। तो 10 पावर -6 का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो दिया, इंटू यहाँ का बल, यहाँ का वैसे कितना है, 2 × 10 के पावर -6। अब बटा में दूरी, तो क्या हमें दूरी दिया है, नहीं दिया, तो इसको आर मान दे। क्या मानता है, आर, तो यहाँ आर स्क्वायर। एकदम आर का मान निकाले सॉल्व बन जाएगा। तो आर का मान कहाँ से निकालेंगे, हमें चाहिए आर स्क्वायर का मान, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर एफ का मान दिया 10 मीटर, इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ का मान दिया है 10, इस एफ का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर यहाँ होगा के Q1 Q2। तो क्यू का मान कितना दिया है, 3 × 10 के पावर -6। इसका मान कितना दिया है, 4 × 10 के पावर -6। अब बटा में दूरी यानी आर स्क्वायर, क्या होगा, आर स्क्वायर। अब बराबर 10 है तो 10। अब तो यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि के बटा आर स्क्वायर का मान इसमें से ले लेते हैं। तो के बटा आर स्क्वायर का मान कितना आएगा, देखिए, तो इस पूरा का मान निकाले तो कितना आएगा, इधर 10 दिया है, कितना दिया है, 10। ओके, तो इसका मान आ जाएगा 10 बटा, ये सब बटा में आ जाए तो कितना है, 4 3 12, तो 12 गुणे -6 -12 इंटू यहाँ पहले कितना दिया, 3 दूना 6, तो 6 -6 -12, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 5 10, यानी कितना है, 5 न्यूटन बल आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक करें। ठीक है, इसे आप आराम से इतना सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, यदि किसी वस्तु पर 100 नैनो कूलम आवेश हो तो उस पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल सी बात है, इसमें क्यू का मान दिया है कितना, 100 नैनो कूलम। तो 100 है तो 100 नैनो मान कितना होता है, 10 पावर -9, तो -9 कूलम। इसलिए सकते हैं 10 का पावर यहाँ 2 और -9, तो कितना जाएगा, 10 पावर -7 कूलम। क्यू का मान दिया है, बोला कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आपको एन का मान निकालना है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई। तो यहाँ से एन का मान क्या आएगा, क्यू बटा ई। तो क्यू बटा ई, क्यू का मान कितना दिया है, 10 पावर -7। अब आप बताइए ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 10 टू पावर -9। इसी को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे हमेशा लिख सकते हैं, 1 बटा 1.6, तो ऊपर लिख सकते हैं 10 बटा 16 इंटू ये कितना है, 10 का पावर -7 बटा 10 का पावर -19। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 5, ये कितना आएगा 8, तो 5 बटा 8, तो कितना आएगा, 8 भागे 5, दशमलव देंगे 0, 8 8 8 से 48, यहाँ 2, फिर यहाँ 0, 8 दूना 16, अप्रॉक्स 0.625 ऐसा आएगा, इंटू 10 टू पावर। अब ये माइनस पर है तो प्लस हो जाएगा, तो 19 में 7 कितना आएगा, 12, तो लिख दिए 12। ओके, अब दशमलव इसको आगे शिफ्ट करेंगे, कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू पावर 11 हो जाएगा। तो किसी ऑप्शन में नहीं, तो 6.25 10 टू पावर 11, ऑप्शन नंबर दिया है डी, तो डी। क्या टी करेंगे, डी टी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है,
आर दूरी से विलग दो आवेशों के बीच बल एफ लगता है, यदि आवेशों का मान 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच की दूरी भी 2 गुनी कर दी जाए तो उनके बीच विद्युत बल क्या हो। इस टाइप का सवाल हम लोग पढ़े थे किसमें, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल में। तो यदि आपको इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स का, उसको जाएं देखें। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व नहीं करिए, एकदम सिंपल है। तो देखिए इसमें किसका बात पूछा गया है, विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा। तो विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, अब सवाल ध्यान से पढ़ के दिया, इसमें बोला गया है आवेश का मान दोगुना कर दीजिए। यदि आवेशों का मान यानी दोनों आवेश दोगुना कर दें, इसको भी दोगुना कर दें, इसको भी दोगुना कर दें, अब देखते क्या देखिए इसमें। अब बोला गया दूरी भी दोगुना कर दी, यानी इसकी दोगुना करने की बात करें आर, इसको दोगुना कर दे, 2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 दूना 4, तो कट कितना है, 1 है, कितना है 1, यानी बल का मान 1 गुना हो जाएगा। देखिए तो कहीं इसमें 1 गुना दिया है, पहले था बल एफ तो अभी भी एफ, क्योंकि 1 गुना करने से वही ना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कूलम बल है, ऑप्शन ए दिया केंद्रीय बल, ऑप्शन बी दिया विद्युत बल। तो हम जानते हैं कूलम बल केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सी में दिया ए और बी। तो अगला क्वेश्चन दिया 1 कूलम आवेश बराबर डैश ईएससी। तो अभी हम लोग इस शॉर्ट नोट्स में देखे थे, 1 कूलम आवेश में कितना ईएससी होता है, तो 3 × 10⁹ इन ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, Q का मात्रक कूलम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर को ही दिया जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए में है तो ए टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया एक घन के 2 विकर्णों के कटान बिंदु पर एक आवेश Q स्थित है, घन के यहाँ होगा किसी, यहाँ क्या होगा, किसी एक सतह से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, सवाल समझिए। तो घन का बात किया, घन बना लिए। अब बोल रहे विकर्णों के कटान बिंदु, जिसका विकर्ण का कटान बिंदु होगा एकदम अंदर होगा, कहाँ पर होगा, अंदर। ये आप लोग सॉलिड स्टेट यानी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे लोग, पिंड केंद्र, क्या पढ़े होंगे लोग, पिंड केंद्र। वहीं पर एक आवेश Q रखा है, क्या रखा गया Q, तो जो आवेश Q होगा विकर्ण के कटान बिंदु पर क्या होगा, सभी सतह से समान दूरी पर होगा, कि एकदम सेंटर में होगा। तो बोला कि इस आवेश के कारण गुजरने वाला जो फ्लक्स हुआ था, कहाँ से फ्लक्स निकलना है, तो बोला किसी एक सतह से। अब बताइए, तो हम लोग पढ़े थे लोग गाउस के नियम में, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है, Q/ε। तो Q/ε क्या है, 6 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स है। ठीक है, हमको एगो से चाहिए, कितना चाहिए, एगो से। अब बताइए 6 पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, Q/ε। तो इसलिए एक पृष्ठ से गुजरने वाला कितना होगा, इसको 6 से भाग कर दें, Q/6ε कोई दिया देखिए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, एक मिनट, Q/6ε होगा। एक्चुअली में यहाँ पर Q, यहाँ पर क्या रहेगा बाबू, यहाँ Q रहेगा, क्या रहेगा Q। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक करो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। तो ऑप्शन ए विद्युत प्रवाह गलत, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत स्पेस। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया विद्युत क्षेत्र। हालांकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है, बट चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके, वायु में स्थित एकांक धनावेश, एकांक धनावेश मैंने क्या होगा, Q का मान दिया 1 कूलम, निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई इक्वल टू व्हाट। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, Q/ε। Q का मान 1 तो 1/ε, इसलिए सकते हैं ε0 के पावर -1। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, गोलीय चालक के अंदर की बात किया, तो चालक के अंदर तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुनी होती है। ओके, जहां ε0 क्या है, मुक्त आकाश की परावैद्युतता। इस कथन किसने कहा, किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुनी होती है। जहां ये है, इस कथन किसने कहा था, एक्चुअली में गाउस का ही, कि गाउस का अनुप्रयोग में ही नहीं आता है, तो किसका कथन बोलेंगे, गाउस का कथन। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करेंगे, क्या करेंगे, सी टिक करेंगे। ओके, देखिए गाउस का जो स्टेटमेंट पढ़ते आप पढ़े क्या होता है, फाई बराबर Q/ε0, किसका कथन है, गाउस का। बट यदि कोई गाउस के अनुप्रयोग की हम बात करते हैं, बोले ये किसका कथन है, तो बोलेंगे वो भी गाउस का ही है, तो उसी के नियम से निकल के आता है। अगला देखते हैं, चलो अगला देखते हैं क्या दिया है। अगला दिया है अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या हो। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग पढ़े हैं, λ/2πε0 डेखिए फॉर्मूला है, इसमें कुछ नहीं सकता। एक आवेशित चालक की सतह से किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक की सतह से, सतह के किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, हमेशा लंबवत होती है। सतह क्या होती है, लंबवत होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए 0 गलत। यदि अंदर होता है ना तब 0 करते, चालक के अंदर होता तब 0 करते।
ऑप्शन बी दिया सतह के लंबवत, इस ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या हो, सिंपल है। अब क्यू का मान दिया है 10 माइक्रोकूलम, समझ सकते हैं 10 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6 होता है, तो 10 के पावर -5 कूलम। ठीक है, बोला गया फ्लक्स का मान क्या है, फाई इक्वल टू व्हाट, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू का तो मान पता है कितना है, 10 के पावर -5, बट एप्सिलॉन नॉट का मान रखे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा केस आए, आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, इसका उपाय क्या है, तो नीचे भी 4 पाई से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 4 पाई से गुणा कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा होगा, बताइए क्या होगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई क्यू। अब बताइए इसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 गुणे 10 का पावर 9। अब देखिए 4 पाई है तो 4 पाई की ऑप्शन क्या है, पाई के टर्म में दिया, तो ऐसे ही रन देते हैं। क्यू का मान कितना दिया बाबू, 10 के पावर -5, तो 10 के पावर -5। इस पूरा को हल करके कितना है, तो 9 चौका 36, तो 36 पाई इंटू 10 के पावर 9 और -5, तो कितना आएगा, 10 के पावर -10 के पावर कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 9 प्लस में 5 माइनस में, ठीक है, तो 4। तो किस ऑप्शन में साथ दीजिए, तो 36 पाई गुणे 10 के पावर 4, ऑप्शन नंबर बी, तो बीटी करेंगे, करेंगे ऑप्शन नंबर बीटी करेंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर की सतह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होगा, तो असीमित आवेशित पतली चादर के नजदीक किसी बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेंगे, सी करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करेंगे। ओके अगला क्वेश्चन दिया, इनमें कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक, ऑप्शन ए कूलम गलत, बी दिया है न्यूटन गलत, सी वोल्ट गलत, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर कूलम। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, तो क्या जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति, जी बिल्कुल, जहां पर क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वह क्षेत्र की शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। क्षेत्र की दिशा, जी बिल्कुल, क्षेत्र रेखा में क्या होता है, दिशा भी तो होता है। आवेश की प्रकृति, बिल्कुल, मान लीजिए इस तरह विद्युत क्षेत्र रेखा है ना, यानी इधर प्लस चार्ज है तभी इधर गया, यानी इधर माइनस होगा। ओके तो दिशा भी नहीं, ऑप्शन डी दिया सभी, तो ऑप्शन नंबर डी कैटी करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टी करेंगे। लास्ट सवाल दिया है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षी, असंरक्षी, कहीं संरक्षी, ये जान लीजिए संरक्षी क्या होता है, संरक्षी ऑप्शन क्या करेंगे, ओके। तो इस तरह करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 का पूरा शॉर्ट नोट्स देख लिया लो, साथ ही साथ कुछ कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया लो। अगले क्लास में हम सभी पार्ट 2 में जितने भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कॉन्सेप्ट बचा है, जैसे कि जिसमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ना होता है और भी जो भी चीजें हैं वो सब देखेंगे, साथ ही साथ कुछ वीवाई ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद से पूरा पीवाई क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।